Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our class. सो लास्ट क्लास में हमने पावर एम्पलीफायर्स स्टार्ट किए हुए थे और उसका हमने क्लास ए एम्पलीफायर्स पढ़े थे। फिर हमने थोड़ा बहुत क्लास बी को भी टच किया था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्लास बी एम्पलीफायर्स हैं वो 180 डिग्री ऑफ द इनपुट सिग्नल को यूटिलाइज करता है, उसको एम्पलीफाई करता है। सही है। और जो बाकी 180 डिग्री है वो कट ऑफ रीजन में आती है, जिसकी वजह से हम उसके आउटपुट को कलेक्ट नहीं कर पाते। तो उसका हमने हल ये ढूंढा था कि हम दो ट्रांजिस्टर लगा देंगे। सही है। सो जिसकी वजह से एक अगर ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, दूसरा ऑफ होगा ऑन होगा तो वो पहला वाला ऑफ होगा। तो इस तरह जो है हम यानी पूरा वो हासिल कर लेंगे। सही है। सो there are two common approaches for using push-pull amplifiers to reproduce the entire waveform. हम entire waveform को reproduce करते हैं। ठीक है। तो पहला तरीका है ट्रांसफार्मर कपलिंग का, यानी हम ट्रांसफार्मर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। देखिए ये। ठीक है। सो ये पहला मेथड है। ठीक है। और दूसरा मेथड जो है वो कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। सो अच्छा, तो हम इसमें ये करते हैं कि this is a complementary amplifiers because one emitter follower uses an NPN transistor and the other are PNP। ठीक है। अगर आप देखें तो इसका एरो आउटसाइड है और इसका एरो इनसाइड है। तो एक NPN हुआ और दूसरा PNP हो गया। ठीक है। which conduct an opposite alternation of the input cycle। सही। तो जब ये कंडक्ट करता है तो देखिए आउटपुट हमारा ये आ रहा है, और जब ये कंडक्ट करता है तो हमारा आउटपुट ये आ रहा है। सही। तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल और ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में हम फर्स्ट हाफ साइकिल का आउटपुट कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए फिर ये कंडक्ट नहीं कर पाता, फिर Q2 कंडक्ट करता है, तो फिर हमारे पास ये हाफ साइकिल आ जाता है। ठीक है। ओके। सो अगर करंट की फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की फ्लो को आप देखें तो वो कुछ यूँ होता है। सही। यानी इस तरह। ठीक है। यहाँ से यहाँ पे नहीं आता। सही। बल्कि यहाँ से इस तरह अपने साइकिल को कंप्लीट करता है। सही है। सो ये मैंने सिर्फ करंट फ्लो के लिए ये फिगर आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की है कि करंट की फ़्लो का आप लोगों को पता लगेगी। फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट की फ़्लो की डायरेक्शन किस तरह होती है। ये चूँकि ऑफ होता है तो वो नीचे नहीं आता, फिर सेकंड में ये पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव। अब यहाँ पे बी पॉजिटिव और ए नेगेटिव। सही। तो तब करंट की डायरेक्शन यूँ है। सर एक क्वेश्चन था कि सर इसको पुश पुल एम्पलीफायर का नाम क्यों दिया हुआ है? एक यानी एक कंडक्ट करता है तो दूसरा जो है वो रिटेन करता है। तो आपको यानी जिस तरह आप दरवाजे में देखते हैं, या तो वो पुश एक एक ही वक्त में दोनों वो नहीं हो सकते कि वो पुश भी हो और पुल भी हो। ठीक है ना। तो यानी एक वक्त में एक ही ऑपरेशन होता है, या पुश का ऑपरेशन होता है या पुल का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर एक पुश का काम कर रहा है, दूसरा पुल का काम कर रहा है, फिर ये वाला पुश का काम करता है, ये वाला पुल का काम करता है, तो इस वजह से ये अल्टरनेट ऑपरेशंस करती हैं। दोनों एक ही वक्त में परफॉर्म नहीं करते, दोनों एक ही वक्त में कंडक्ट नहीं करते। ठीक है ना। एक यानी आप यहाँ पे देखिए, एक कंडक्टिंग है तो ये वाला ऑफ है, Q2 ऑफ है। फिर Q1 ऑफ है तो Q2 कंडक्टिंग है। इस वजह से इसको यानी पुश पुल का नाम दिया गया है। सही है। देखिए यहाँ पे ऑपोजिट अल्टरनेशन ऑफ द इनपुट साइकिल। ठीक है। तो ये अल्टरनेशन की वजह से इसको ये नाम दिया गया है। अच्छा, ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि एक एन पी एन ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया, दूसरा पी एन पी ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किया। ठीक है। तो जिसकी वजह से
यानी फर्स्ट हाफ साइकिल जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल वो भी हम रिसीव कर रहे हैं और सेकंड हाफ साइकिल भी रिसीव कर रहे हैं। इससे पहले तो इस तरह होता था कि सिर्फ हम पॉजिटिव को रिसीव करते थे, फिर वो ज़ीरो हो जाता था, फिर हम पॉजिटिव को रिसीव, फिर वो ज़ीरो हो जाता था, ठीक है। मगर आप दोनों कलेक्ट कर रहे हैं। मगर इसके बाद एक और मसला जो है वो हम फेस करते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि हमें क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन मिलता है, यानी स्मूथ साइनोसाइडल या प्योर साइनोसाइडल आउटपुट हमें नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे देखिए इनपुट साइड पे, तो बिल्कुल यानी प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म है, मगर जब हम आउटपुट की तरफ जाते हैं तो इस तरह, ठीक है। और फिर ये देखिए यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं कर पाते, यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो है, फिर ये हम कलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे आउटपुट ज़ीरो है। ये जो है इसको हम कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ट्रांजिस्टर जो है उसका एमिटर बेस जो जंक्शन है वो वहाँ पे बैरियर वोल्टेज है 0.7 वोल्ट का, सही। तो जब इनपुट 0.7 वोल्ट पे आ जाता है, यानी जब इनपुट आपको पता है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये देखिए फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट तक चला गया, फिर ये नीचे आएगा, सही है, 9, ठीक है। तब भी जब ना इनपुट 9 वोल्ट पे पहुंच जाएगा तब भी कंडक्शन होगी, करंट फ्लो होगा। जब 8, फिर और डाउन हो जाएगा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1, ठीक है, 1 तक भी ये ऑपरेट कर रहा है। मगर जब 0.7 वोल्ट तक ये वो हो जाए, पहुंच जाए, फॉर एग्जांपल ये 0.7 वोल्ट है, सही। तो अब इनपुट है 0.7 के बाद भी देखिए सप्लाई तो है, ये देखिए ये पूरे सप्लाई है यहाँ से लेकर, और फिर जीरो से लेकर यहाँ पर फिर -0.7, यानी +0.7 से -0.7 तक इनपुट की वैल्यू तो है, इनपुट की वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, मगर इतनी इनपुट ट्रांजिस्टर के लिए नाकाफ़ी है कि उससे करंट को फ्लो कर सके। क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब हम यानी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को पढ़ रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि इनपुट इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं मगर हमारे पास करंट स्टिल ज़ीरो है। और फिर जब वोल्टेज 0.7 वोल्ट तक पहुंचा तो उसके बाद हमें आउटपुट देना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, वो बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करने में यूटिलाइज हुआ, सही है ना। तो बैरियर वोल्टेज क्या है, वो डिप्लीशन रीजन में जो वोल्टेज है उसके हम बैरियर वोल्टेज कहते हैं यहाँ पे, सही है ना। यानी अगर ये एन है और ये पी है, ठीक है, तो नेगेटिव कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, पॉजिटिव कुछ यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये बैरियर वोल्टेज है। पहले इसको क्रॉस करना होगा तब जाके करंट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो वो इनपुट इसमें यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते। अगर इस चीज़ को आप एक और फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, तो इसमें स्टार्ट में भी 0.7 वोल्ट है यहाँ पे, सही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आउटपुट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये आउटपुट है। इससे पहले का जो 0.7 वोल्ट था ये वाला है, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन यहाँ पे है, यानी इनपुट तो है मगर वो आउटपुट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं है, ज़ीरो है। इसी तरह जब ये 0.7 तक ड्रॉप हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर ये दूसरे हाफ साइकिल का स्टार्ट वाला 0.7, एंड वाला 0.7, और दूसरे हाफ साइकिल का स्टार्ट वाला 0.7, इसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि ये वोल्टेज ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए इनफ नहीं है, सफिशेंट नहीं है, जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में चला जाता है, वो ऑफ रहता है, सही। बावजूद इसके कि हम वोल्टेज दे रहे हैं, मगर वो जिस तरह हम इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि
यानी आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, उसमें बैटरी ख़त्म हो गई है, सही है। तो आप धक्का लगा रहे हैं मगर फिर भी गाड़ी मूव नहीं हो रही। तो अब आप कहेंगे कि वो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, वो जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, वो फिर किधर चली जाती है? वो असल में इसके फ्रिक्शन में यूटिलाइज होती है। तो फिर जब 2-3 बंदे और हो जाते हैं, फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो इनफ नहीं था, वो नाकाफ़ी था, जिसकी वजह से ये ऑफ कंडीशन में था, यानी स्टेशनरी कंडीशन में था। और फिर जब 2-3 बंदे आ गए तो फिर ये फोर्स इतनी होगी कि वो अब उसको मूव करने के लिए यानी इनफ हो गई है, सही। ओके, सो यहाँ पे भी इस तरह है, एंड वाला 0.7 वोल्ट और दूसरे हाफ साइकिल का स्टार्ट वाला 0.7 वोल्ट। तो ये जो है यानी इसको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे, सही। इसको कहते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, सही। क्योंकि ज़ीरो को क्रॉस करता है तो उस वक्त ये चीज़ आती है, ठीक है। अच्छा, मगर ज़ीरो से पहले भी ये कलेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ओके, सो अब इसको किस तरह हल करें, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इसका सलूशन दिया है, और वो ये है कि आप वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट, वोल्टेज डिवाइडर और डायोड का अरेंजमेंट यहाँ पे कर लें, सही है। और वो क्या है कि इससे पहले अगर आप देखें तो हमने डायोड नहीं लगाए, यहाँ पे कोई डायोड की अरेंजमेंट नहीं है, सही है। यहाँ पे पॉइंट ठीक ठीक। सेवन वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, जो कि ऐड होके 1.4 वोल्ट इससे बन जाता है। 0.7 वोल्ट एक ट्रांजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप, और बेस और कलेक्टर के जंक्शन में, ठीक है। बेस और एमिटर के जंक्शन में, सॉरी, बेस और एमिटर, ये 0.7 वोल्ट, ठीक है, ये वाला। आपको होता है ट्रांजिस्टर के दो वो होते हैं, जंक्शन होती हैं, यानी अगर एन पी एन है या पी एन पी है तो इसमें दोनों में दो दो जंक्शन होते हैं, एक ये वाला जंक्शन और एक ये। तो ट्रांजिस्टर में वो एक ये वाला जंक्शन कहलाता है, ठीक है, और एक ये वाला। तो ये बेस है तो बेस कलेक्टर जंक्शन और बेस एमिटर जंक्शन। अच्छा, सो 0.7 प्लस 0.7 इससे आता है 1.4 वोल्ट। तो हमने डायोड यहाँ पे लगाएंगे, और हम डायोड डायोड का भी आपको पता है कि वो भी चूँकि सिलिकॉन डायोड वो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसमें भी तो जंक्शन होता है, उसमें एक जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, ठीक है, मगर डायोड में एक जंक्शन होता है, पी एन जंक्शन। और वो पी एन जंक्शन जो है, पी एन जंक्शन, उसका बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन का, और जर्मीनियम का 0.3 वोल्ट होता है। अच्छा, तो हमने दो डायोड लगाए, एक डायोड का वोल्टेज ड्रॉप भी 0.7, दूसरे का भी 0.7, तो यहाँ पे हम इसके पैरेलल लगा देंगे, ठीक है ना। या ये देखिए, यहाँ पे हम पैरेलल में लगा लेंगे, तो क्या होगा कि वो एक एक साइड पे भी 1.4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, दूसरी साइड पे भी। तो वो जो है वो यानी दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को क्या कर देते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यूजिंग इक्वल वैल्यूज। अच्छा, और फिर एक और काम भी आप करें, वो ये है कि आप R1 और R2 की वैल्यूज़ भी सेम ले लें। यानी अगर ये 1 किलो ओहम है तो ये भी 1 किलो ओहम ले लें, सही है। ताकि वो वोल्टेज ड्रॉप वाला, जिस तरह आपने यहाँ पे इसको कांस्टेंट किया, यहाँ पे भी इसको कांस्टेंट करना है, ठीक है। यूजिंग equal values of R1 and R2, the positive and the negative supply voltage forces the voltage at point A to equal to 0 वोल्ट and eliminates the need for input coupling capacitor। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने कपलिंग कैपेसिटर लगाए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को नेगेट के एलिमिनेट करने के लिए आप ये वाला वो कर सकते हैं कि आप R1 और R2 की वैल्यूज़ को सेम ले लें। और पॉइंट ए कौन सा, पॉइंट ए ये है, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर अरेंजमेंट है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप दोनों सेम होंगे। To overcome the crossover distortion, the biasing is adjusted to just overcome the VBE of the
ट्रांजिस्टर। मैंने आपको बताया कि बेस एमिटर का जो वोल्टेज है जो कि 0.7 वोल्ट एक का आता है, 0.7 वोल्ट दूसरे का आता है, ठीक है, इसको एडजस्ट करें। In class AB operation, the push-pull stages are biased into slight conduction even when no input signal is present. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह करना है कि चाहे इनपुट सिग्नल ना भी हो, ठीक है, तब भी आप लोगों ने बायसिंग देनी है ताकि वो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन वाला इशू है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो हाँ, ये कांस्टेंट बायसिंग होगी, ठीक है ना, कांस्टेंट बायसिंग होगी, सही। When the diode characteristics of D1 and D2 are closely matched to the characteristics of the transistor BE junction, the current in the diode and the current in the transistor are the same, means the current mirror। यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी 1.4 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 1.4 होगा, तो इसलिए ये करंट दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्रॉस और डिस्टॉर्शन वाला इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है ना, वो तो चलो आ रहा है, मिल रहा है हमें, मगर सेकेंड हाफ साइकिल जो है वो कट ऑफ रीजन में आ रहा है। इस क्यू पॉइंट के बाद जो रीजन होगा वो तो जाहिर बात है कट ऑफ रीजन होगा, जिसमें ट्रांजिस्टर ऑपरेट नहीं कर पाता, ठीक है। इन ए ट्रू क्लास बी एम्पलीफायर द क्यू पॉइंट इज एट कट ऑफ, देखिए, सही है ना। तो इस वजह से वो हमने वो सारा अरेंजमेंट किया था कि दो ट्रांजिस्टर लगाए और फिर वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन आया, तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए वो दूसरा तरीका हमने अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, इन क्लास ए द क्यू पॉइंट इज नियर द मिडल, वो अगर आप लोगों को याद हो तो वो मिडल में था, ठीक है ना, यानी यहाँ पे कहीं पे था क्यू पॉइंट। एंड देयर इज सिग्निफिकेंट करंट इन द ट्रांजिस्टर इवन विद नो सिग्नल, जब सिग्नल नहीं भी होता था इनपुट सिग्नल, तब भी करंट फ्लो करता था, जिसकी वजह से इसकी इफिशिएंसी कम हो जाती थी। In class B, when there is no signal, the transistor have only a small current and therefore dissipation is very little, ठीक है ना, यानी पावर डिसिपेशन बहुत ही कम होता है जब सिग्नल नहीं होता। अब आप देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्नल कितना है, उस नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत ही कम करंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है ना, ये देखिए, ये सही है, जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन बहुत ही कम हो रहा है, इसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, 78.5 तक होती है। इसकी कैलकुलेशन अभी हम करेंगे, सही है ना। अच्छा, ये वो बात है जो कि मैं आपको समझा रहा था कि 0.7 वोल्ट यहाँ पे, 0.7 वोल्ट यहाँ पे, इन दोनों से 1.4 आता है, इसी तरह यहाँ पे भी 1.4 आता है। तो इस पॉइंट पे ये जो ए बी पॉइंट है, ये और ये अगर दोनों बराबर होंगे तो करंट दोनों में फिर सेम फ्लो करेगा। आपको पता है कि जब एक ब्रांच में और दूसरे ब्रांच में रेजिस्टेंस सेम हो तो फिर करंट दोनों में इक्वल फ्लो करता है। अगर यहाँ से 10 एम्पेयर आ रहा है तो 5 एम्पेयर यहाँ पे जाएगा और 5 एम्पेयर यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, सो वी आउट इसका किस चीज़ के बराबर है, वी सी ई क्यू, वो वी सी सी के बराबर है, ये, ठीक है ना, वी सी सी के बराबर। ट्रांजिस्टर को इस तरह डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे वी सी सी आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट विल बी वी सी सी, ये, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो आर सी नहीं है, ठीक है ना। अगर आप क्लास ए एम्पलीफायर में देखें तो यहाँ पे आर सी रेजिस्टेंस भी है, जिसकी वजह से कुछ ड्रॉप वी सी सी का आर सी में भी होता है। वी सी वी यहाँ पे जो करंट था, वोल्टेज ड्रॉप वो कितना था, वो था आर सी
आई सी, मगर अब आई सी आर सी ड्रॉप वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई आर सी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, तो इसलिए ये जो वो ड्रॉप है वो यहाँ पे कम्प्लीटली वी सी सी वी सी ई क्यू जो है वो वी सी सी के बराबर आता है। वी सी ई के साथ क्यों इसलिए लगाया वो मैंने आपको बताया था कि वो ऑप्टिमम कंडीशन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और आई सी किस चीज़ के बराबर है, वो वी सी सी डिवाइडेड बाई आर एल, क्योंकि आर सी तो है ही नहीं, तो वी सी सी डिवाइडेड बाई आर एल, द ओनली रजिस्टर इन इट्स पाथ वो ये है, आर एल है। तो करंट थ्रू आउट यहाँ से जो आई सी फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा और इस आउटपुट के थ्रू जाएगा, वो सीधा आरएल के क्रॉस चला आर एल जाएगा। के थ्रू ही चला जाएगा, ठीक है। वो अभी मेरे स्लाइड्स में वो क्लास ए एम्पलीफायर वाला है नहीं, ये मैंने नई स्लाइड वो की है, वरना मैं अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें बाकायदा यहाँ पे रजिस्टर होता था, आर सी वाला, ठीक जी है। सर, उसमें आरसी होता था हमारे हाँ, पास। तो जिसकी वजह से वीसीसी का कुछ ड्रॉप यहाँ पे हो जाता था और कुछ ड्रॉप फिर ट्रांजिस्टर के अक्रॉस आ जाता है। अब यहाँ पे कोई और नहीं है, स्ट्रेट अवे बस यही है, तो आई सी इज इक्वल टू वी सी सी डिवाइडेड बाई आर एल, सही है। ओके, सो ये तो खैर वो 1.4 के समझाने के लिए ये बात हो रही थी, तो बाकी वही सर्किट है, ठीक है ना। इसमें आर सी देखिए, यहाँ पे आर सी नहीं है, ठीक है? सर इसमें बस एडिशनल हमने वो डायोड लगा लिए, तो बस वो थोड़ा सा सर्किट वहां से चेंज हो हाँ, गया। वो सिर्फ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने के लिए हमने इस तरह किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब इन्होंने इस तरह की अरेंजमेंट की है, ठीक है, कि अब वी सी सी डिवाइडेड बाई टू वैल्यू आ रही है, सही, वी सी सी डिवाइडेड बाई टू, द सर्किट ऑपरेशन इज द सेम एज दैट डिस्क्राइब प्रीवियसली, बाकी सर्किट ऑपरेशन जो है वो सेम है एज प्रीवियस, एक्सेप्ट द बायस इज सेट to force output emitter voltage to be VCC divided by 2, सही। ट्रांजिस्टर की इस तरह डिज़ाइनिंग की है कि अब जो वो है वो आधा यहाँ पे ड्रॉप होगा और आधा यहाँ पे ड्रॉप होगा। यहाँ पे इन्होंने कपलिंग कैपेसिटर लगा दिया है, अगर आप देखें तो इससे पहले कपलिंग कैपेसिटर नहीं था, नहीं था हमारे पास। ठीक है ना। ये देखिए, जी सर। यहाँ पे नहीं है, सही है, तो अब यहाँ पे है, सही। तो जिसकी वजह से ये बी सी सी डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे होगा और बी सी सी डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे होगा, सही है। और आई सी जो होगा वो वी सी ई डिवाइडेड बाई आर एल, ठीक है ना, ये सही है। ओके, इससे आप लोग यानी आसानी से वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। वो वी सी ई और आई सी का, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वो हैं मैक्सिमम आउटपुट को फाइंड करने के फार्मूले हैं। तो आउटपुट पी आउटपुट आपको पता है ए सी होता है, तो उसकी आर एम एस वैल्यू हम लेंगे, आई आउट आर एम एस, वी आउट आर एम एस। अच्छा, आई आउट आर एम एस किस चीज़ के बराबर है और वी आउट आर एम एस किस चीज़ के बराबर है, वो यहाँ पे है, ठीक है ना। आई आउट आर एम एस इसके बराबर है और वी आउट आर एम एस इसके बराबर है। सो आई आउट आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ आई आउट पीक। आपको पता है पीक और आर एम एस के बीच ये रिलेशन है, ठीक है ना। आई 1/√2 डिवाइडेड बाई आई पी। अंडर रूट टू आई पीक, जो कि बराबर है 0.707 के, सही है। अच्छा, और यहाँ पे भी 1/√2 और वी आउट पीक है, सही है। तो वी आउट आई आउट पीक आई सी के बराबर है और वी आउट पी वी सी ई क्यू के बराबर है, सही है ना। तो इस वजह से पी आउट किस के बराबर होगा, आई आउट की वैल्यू यहाँ से ले लें और वी आउट की वैल्यू यहाँ से ले लें, तो 0.7 और 0.7 जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इससे 0.5 आएगा, यानी 1/√2
और 1/√2 दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, एक आई वाला और एक वी वाला, तो इससे 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 आता है जो हमारे पास 0.5 के इक्वल है। साथ कैंसिल हो गया, तो 1/2 किस चीज़ के बराबर है, 0.5 के बराबर। और आई सी और वी सी ई क्यू, आई सी और वी सी ई क्यू, ये पी आउट आ जाएगा, ठीक है। पी इन, अच्छा अगर आपने वो वी सी सी अगर कपलिंग वो लगाया है, कैपेसिटर लगाया है, तो फिर वी सी सी डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है ना। वी सी ई क्यू वी सी सी डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, तो फिर आपका जो आउटपुट होगा वो 0.5 और भी डिवाइड कर लेंगे, तो ये 1/2 और फिर 1/2, ये 1/4 हो जाएगा, और 1/4.25 के बराबर है। इससे पहले हमने पढ़ा ना कि वी सी ई क्यू वी सी सी डिवाइड बाई 2 के बराबर है, ठीक है जी, सही है, जब ये वाला सर्किट हो। जी सर। ओके, सो अच्छा इनपुट हमारा डीसी होता है, आउटपुट हमारा एसी होता है, मगर इनपुट हमारा डीसी होता है। ये देखिए वीसीसी प्लस है ये, ठीक है ना, यानी प्लस, और ये वाला माइनस, तो यानी डीसी है। ओके, सो पी डी सी इज इक्वल टू आई सी सी वी सी सी, बस ये तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, सिंस ईच ट्रांजिस्टर ड्रॉज करंट फॉर हाफ साइकिल, द करंट is a half wave signal with an average value of this। आपने सर्किट्स में भी या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, एवरेज को फाइंड करने का तरीका ये होता है ना, यानी अगर ये फॉर एग्जांपल हाफ के लिए आउटपुट दे रहा है, एक ट्रांजिस्टर हाफ के लिए आउटपुट देता है, दूसरे के लिए, दूसरा हाफ साइकिल के लिए वही ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है, फिर दूसरा ऑपरेट करता है। तो हम एक ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, तो उसके लिए 0 से पाई तक वो ऑपरेट करता है, और पाई से 2 पाई तक वो ऑपरेट नहीं करता, वो वैल्यू 0 देता है। ऑपरेट नहीं करता। हाँ, तो 0 से पाई तक वैल्यू आ जाएगी, फॉर एग्जांपल आई सी, ठीक है, और फिर ये पाई से 2 पाई तक, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन लें, तो आई सी, ठीक है, 0 से पाई के वैल्यूज पुट करें, तो ये पूरा आप लोगों को तो सर वो हमारे पास IC डिवाइडेड बाई पाई आता है। बिल्कुल बिल्कुल आई सी डिवाइड बाई पाई आ जाएगा, सही है। ओके, सो अच्छा यहाँ पे 1/2 पाई भी है साथ में, 1/2 पाई है, सॉरी, क्योंकि टाइम पीरियड तो यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा ना। फार्मूला ये है 1/2 पाई, 0 से पाई ये वैल्यू, और पाई से 2 पाई ये है। तो अब ये पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 1/2 पाई है ना, ये टाइम पीरियड है, जी सर। ये 1/2 ये टाइम टाइम पीरियड। पीरियड है 1/t। आप अगर आप लोगों को याद होती है 1/t 0 to t, ठीक है ना, एफ ऑफ टी, ये वो एवरेज का, ठीक है। तो टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक है, तो ये, तो ये सॉरी मैं यहाँ पे कहीं पे कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। डीसी के लिए 1/t 1/, ये है 1/पाई है। फिर जब आप साइनोसाइडल और कोसाइन वेव के लिए करते हैं, फिर उसमें 1/2t है, ठीक है, इसमें सिर्फ 1/t है, ठीक है ना। तो ये पाई कैंसिल नहीं होते, तो बस 1/IC और पाई इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट करता है, सही है। ओके, और ये पाई वैल्यू जो है ये रेडियंस में नहीं है, बल्कि ये सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू है, 3.14 के बराबर है, सही है। अच्छा, अब पीडीसी में ये आईसीसी की वैल्यू इधर पुट करें, तो पीडीसी की वैल्यू आ जाएगी आईसी डिवाइडेड बाय पाई और वीसीसी अपनी जगह पे, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोगों का इनपुट, ये इनपुट है और ये है आउटपुट। तो अगर आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो पी आउटपुट डिवाइडेड बाय पी इनपुट, पी आउटपुट एसी डिवाइडेड बाय पी इनपुट डीसी। तो पी आउटपुट की वैल्यू ये है,
यहाँ से हमने ली है, और पी इनपुट की वैल्यू यहाँ से ली है। सही है। ओके, सो आई सी वी सी सी डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप देखें तो वी सी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, आई सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.25, और ये पाई ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवाइड ओवर डिवाइड है, तो 0.25 पाई आ जाएगा। सही। इसकी ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी ऑफ दिस पार्टिकुलर एम्पलीफायर इज 0.25 पाई। सही। अगर आप पाई को 3.14 से वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो फिर इससे आ जाएगी वैल्यू 3.14 इंटू 0.25 0.97। अगर आपने परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो इससे आ जाएगा 79% आ जाएगा। सही है। समझ आ रही है आपको को? तो जी ये, सर, क्लियर हो गया ये। हाँ ये है वो पूरा वो। ठीक है। अच्छा, तो अब क्लास सी एम्पलीफायर आपको मैंने बताया था कि ये इनपुट का 180 से भी कम पोर्शन को वो यूटिलाइज करता है। सही है। Class C amplifiers are biased so that conduction occurs for much less than 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ से देखें, और क्लास सी एम्पलीफायर जो है ये इनकी एफिशिएंसी 90% के करीब आती है, तो इट मीन्स कि इनका ये जो है क्लास ए से, क्लास बी से और क्लास ए बी, इन तीनों से ज़्यादा एफिशिएंट है। सही है। ये इनपुट है। ठीक है, तो जो पोर्शन आपने लेना है उस पोर्शन को एम्पलीफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल ये पोर्शन आपने लेना है, इसको एम्पलीफाई कर देगा और बाकी को ज़ीरो कर देगा। ओके, इसको भी ज़ीरो किया और इसको भी ज़ीरो। फिर दूसरे हाफ साइकिल का ये एम्पलीफाई किया, ठीक है, और बाकी को ज़ीरो किया। ये बिल्कुल नॉच फिल्टर की तरह काम करता है। अगर आप लोगों को फिल्टर्स आप लोगों ने पढ़े हो तो नॉच फिल्टर, जो कि किसी ख़ास पोर्शन या पल्स को वो फिल्टर आउट करता है, बाकी जो है वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। क्लासी एम्पलीफायर का सर्किट सर इस मतलब ये कि स्पेसिफिक हिस्सा लेगा। बिल्कुल स्पेसिफिक हिस्सा, और जो कि 180 डिग्री से भी कम हो। ठीक है ना, एक हाफ साइकिल का ठीक है सर। छोटा पोर्शन ले लेगा। सही। अच्छा, ये कह रहे हैं कि द आउटपुट एम्पलीट्यूड इज अ नॉन लीनियर फंक्शन। नॉन लीनियर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि वो यानी जो स्ट्रेट कर्व ना दे। सही, इस तरह का कर्व ना दे, उसको ओहम लॉ को बिना कर उसको नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कह रहे हैं कि वो लीनियर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। दे आर जनरली यूज फॉर आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पे रेजोनेंस सर्किट नहीं है, सिंपल आर सी सर्किट लगा हुआ है। तो चूंकि ये लीनियर उसको आपको पता है रजिस्टर लीनियर डिवाइस है। ठीक है, जो कि ओहम लॉ को ओबे करता है। चूंकि ये बाकी जो एम्पलीफायर है ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता है, तो इसलिए अगर यहाँ पे ये लगाएं भी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्यों ना हम इसको एक काम की चीज़ से चेंज करें, ताकि हम इसमें और भी वेरिएशंस ला सकें और हम इसकी एप्लीकेशंस को बढ़ा सकें। तो हम इस तरह कर लेंगे कि हम इसको एक ट्यून सर्किट से आर सी ट्यून सर्किट से चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसका लगाना या ना लगाना एक ही बात है, आउटपुट तो वैसे भी आपको नॉन लीनियर ही देगा। सही है, तो इसलिए रजिस्टर को हम ट्यून सर्किट से, देखिए यहाँ पे आर को चेंज किया एल सी सर्किट से। ठीक है, ताकि इसकी एप्लीकेशंस बढ़ जाएं। ठीक है, इसको टैंक सर्किट भी बोलते हैं। यहाँ भी देखें, ये इनपुट है, ये पूरा यहाँ से लेकर ये ब्लू लाइन यहाँ तक इनपुट है। मगर इनपुट का सिर्फ ये पोर्शन आपको चाहिए, तो इसका सिर्फ आउटपुट आपको मिल जाएगा आई सी
और एम्पलीफाइड फॉर्म में मिल जाएगा, और बाकी सारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ऑफ हो जाएगा, जीरो स्टेट। तो ये सिर्फ देखिए पूरे टाइम पीरियड का, ये कैपिटल टी टाइम पीरियड को शो करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे टाइम पीरियड का सिर्फ टी ऑन पोर्शन आपको आउटपुट देगा, यानी वो टाइम की जिस पे ट्रांजिस्टर ऑन है, ये इस पे आपको आउटपुट दे देगा, और बाकी ऑफ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सही है। तो पी डी ऑन, सही, पावर डिसिपेशन एवरेज ओवर द इंटायर, ये जो है ये जिस पोर्शन पे ऑन है वो सिर्फ देखिए ऑफ 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 ऑफ, सिर्फ ये इस पे ऑन हो जाएगा, टी ये टी ऑन पोर्शन है, ये फिर टी ऑफ टी ऑफ टी ऑफ टी ऑफ। ठीक है। तो पूरे टाइम पीरियड का सिर्फ ऑन पोर्शन ये लेता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम पीरियड है। सही। अच्छा, इसके बेस पे ये कुछ एग्जांपल हैं, ये हम इस लेक्चर के दूसरे पोर्शन में कर लेंगे। ठीक है। तो मैं आपको दूसरा लिंक पर सेंड करता हूँ। ओके। ठीक है सर।